हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास के अंदर अपनी बप्पा राउल कंप्लीट हो गया था। आज जो है अपनी बप्पा राउल से आगे की नेक्स्ट क्लास जो है वो अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो बप्पा राउल के बाद में जो अपने नेक्स्ट जो राजा है वो राजा है अलट। कौन से राजा है? अलट। अलट का जो आपके शासनकाल है वो है 951 से 71। अब देखो, जिस प्रकार से बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज, उसी प्रकार से इस अलट का जो अपने को एक अन्य नाम मिलता है वो नाम मिलता है आलू रावल। क्या नाम मिलता है? आलू रावल। देखो, रावल तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेवाड़ वाले राजा क्या धारण करते थे, उपाधियां धारण करते थे। आलू, आलू देखो अपने राजस्थानी नाम बिगाड़ने के अंदर सबसे आगे है। अपना सबका घर पर है कोई कॉमन नाम है, चिंटू, पिंटू, सोना, जो कुछ भी नाम है। ठीक उसी प्रकार से अलट छोटा था, गोलू मोलू सा तो अलट को कह दिया कि आलू आलू। बाद में अलट रावल बन गया तो कहा कि आजकल अपने रावल कौन है? कि अरे आपने आजकल रावल कौन है? आलू रावल है। तो ठीक प्रकार इसी प्रकार का अलट का नाम क्या बन गया? दूसरा नाम क्या हो गया? आलू रावल। अब देखो, इस अलर्ट की अब जानकारी के अपने पास दो स्रोत है। कितने स्रोत है? दो स्रोत है। आप हेडिंग डाल लीजिए, जानकारी के स्रोत। कितने स्रोत है? दो स्रोत। सबसे पहला ही पहला जो अपने को स्रोत मिलता है वो मिलता है सारणेश्वर प्रशस्ति। ये जो है ये 953 की है। अब देखो, जितने ही नामों के पीछे स्वर आ रहा है इसका मतलब वो भगवान शिव के मंदिर है। किसके मंदिर है? भगवान शिव के। और प्रशस्ति का मैंने आपको कल बताया था कि वे अभिलेख जिनके अंदर राजाओं की प्रशंसा की हुई होती है वे क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। ठीक है। ये कब की है? 953 की। इसकी जानकारी का जो दूसरा जो स्रोत है वो अपने मेवाड़ के अंदर अलट के बाद में एक दो पीढ़ियां छोड़ के बाद में राजा बने शक्ति कुमार। उन्होंने एक अभिलेख लगाया शक्ति कुमार का, आठपुर अभिलेख। इसको चाहे आठपुर कह दो चाहे आहड़ आहड़ अभिलेख कह दो, शक्ति कुमार का आहड़ अभिलेख। क्योंकि आठपुर या आघाटपुर ये सारे नाम किसके हैं? आहड़ के ही प्राचीन नाम है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 977 एडी, 977 ईस्वी। ये दो अभिलेख जो है वो बेसिकली अलर्ट के बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। अब अपने एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या जो अपने को जानकारियां देता है। तो सबसे तो सबसे पहला ही पहला अभिलेख कौन सा है? सारणेश्वर प्रशस्ति। कब की है सारणेश्वर प्रशस्ति? 953 की। अब देख लेते हैं कि ये अपने को क्या क्या जानकारी देती है अलर्ट के बारे में। ये अलर्ट के बारे में सबसे पहली पहली जानकारी यही देती है कि अलर्ट ने जो है वो अपने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़ को क्या बनाया था? दूसरी राजधानी। अब बात आती है कि सर राजधानी तो इनकी पहले ही थी ना नागदा, तो फिर इन्होंने दूसरी राजधानी क्यों बनाई आहड़ को? तो देखो, अपने जब बेसिकली एंशियंट पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि आहड़ जो था वो एक व्यापारिक केंद्र था। इसका मतलब आहड़ के अंदर पैसे टके खूब सारे थे।
क्या थे, पैसे टके खूब सारे थे। तो अब देखो जहां पैसे टके ज्यादा होगा वहां से कर ज्यादा आएगा, कम ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है ज्यादा आएगा कर। अब जहां से कर ज्यादा आएगा तो राजा की सेना बड़ी होगी, भाई राजा के पास में पैसे ज्यादा होंगे तो राजा की सेना बड़ी होगी, और राजा की सेना बड़ी होगी तो अल्टीमेट राजा का साम्राज्य बड़ा होगा, और राजा का अल्टीमेट उद्देश्य यही होता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसलिए अलट ने वहां का हाड़ को जो है अपने एक सब सेंटर घोषित कर दिया, और वहां पर अपने किसी एक राजकुमार को क्या कर दिया, बिठा दिया। तो अलट आहड़ को क्या बना ली, दूसरी राजधानी बना ली। अब देखो वैसे अपने नागदा को जब दूसरी राजधानी बनाया था तो फिर वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, भगवान शिव के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण। ठीक आहड़ को भी अपने जब राजधानी बना रहे हैं तो यहाँ पर भी किसी ना किसी मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, भाई लगना तो चाहिए कि राजधानी। तो यहाँ पर एक भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर, वराह मंदिर। अपने जब हिंदू अवतार पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि वराह जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है। अपने ऐसी कहानियां प्रचलित है कि एक बार धरती पर जल प्रलय होने वाली थी, पूरी धरती पर जल ही जल होने वाला था, तब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके आते, और वराह को अपने वाले कहते सुअर, सुअर का रूप धारण करके आते हैं, और वो अपनी धरती को अपनी हथेली पर उठा लेते हैं। इसलिए धरती को तो वो बचा गए लेकिन बाकी सब क्या हो गया, डूब गया। तो जब भी आप अपने घर के अंदर भगवान विष्णु की तस्वीर देखो जिसके अंदर उन्होंने सुअर जैसा रूप धारण किया हुआ है, वो आपके कौन सा अवतार है, वराह अवतार है। ठीक है, तो यहाँ पर किस कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण। अब देखो मैंने आपको बताया कि आहड़ क्या था, व्यापारी केंद्र था। इसका मतलब आहड़ के अंदर पैसे टके खूब सारे थे। अब पैसे टके खूब सारे थे तो कर भी वहां से ज्यादा आएगा। अब अगर कर ज्यादा होगा तो कर इकट्ठा करने वाले मंत्री भी ज्यादा होंगे, भाई कर ज्यादा होगा तो कर इकट्ठा करने वाले मंत्री भी ज्यादा होंगे। तो अलर्ट यहाँ के कर व्यवस्था की भी जानकारी देता है कि कौन कौन कितना कितना कर देता है, और दूसरी यहाँ पर कर इकट्ठा करने वाले मंत्रियों की भी जानकारी देता है। ठीक है, तो देखो एक तो किसकी जानकारी देता है, कर व्यवस्था, कि भाई कौन कौन आहड़ के अंदर कितना कितना टैक्स देता है। दूसरी, कर इकट्ठा करने वाले मंत्री या अधिकारियों की भी जानकारी देता है। और आज जो अपने अधिकारियों के लिए एक टर्म यूज में ली जाती है, वो टर्म यूज में ली जाती है नौकरशाह। यानी कि होते तो सभी सरकार के नौकर है, पर कुछ नौकर बादशाहों की तरह होते हैं, वे नौकर नौकरशाह कहलाते हैं। जैसे आप कहीं के एसआई लगोगे, कहीं के एसडीएम बनोगे, तब आप कहोगे कि पूरा मिर्जापुर अपना। तो ठीक प्रकार से ये अलर्ट किसकी जानकारी देता है, नौकरशाही व्यवस्था की भी जानकारी देता है। और मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम किसी ने नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की थी, वो था अपना अलर्ट। नौकरशाही व्यवस्था की जानकारी। और मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी, मेवाड़ में सर्वप्रथम शुरुआत वो आपके किसने की थी, अलर्ट ने की थी। ठीक है, अब देखो नौकरशाही व्यवस्था की जानकारी देता है अलर्ट, यहाँ पर कुछ अधिकारियों के भी नाम देता है। देखो कौन कौन से अधिकारी है, इनमें सबसे ही पहले अधिकारी का नाम मिलता है अमात्य। क्या नाम मिलता है, अमात्य। एक बार आप लिख लीजिए फिर मैं आपको जो है एक एक बता दूं। दूसरे जो अधिकारी का नाम मिलता है वो नाम मिलता है संधि विग्रह। तीसरा जो यहाँ पर नाम मिलता है वो नाम मिलता है अक्षपाटलिक। चौथा जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है विस्गाधिराज। और पांचवा जो अपने को नाम मिलता है वो नाम मिलता है बंदीपति।
अब देखो एक एक को मैं आपको समझाता हूँ। पहला नाम क्या है? अमात्य। अब देखो, एक होता था राजा, राजा के नीचे खूब सारे मंत्री हुआ करते थे, जैसे कोई खनन का मंत्री है, कोई कृषि का मंत्री है, कोई आपके इनका पत्राचार विभाग का मंत्री है, कोई आपका गृह विभाग का मंत्री है। इस प्रकार से खूब सारे मंत्री हुआ करते थे। इन मंत्रियों के ऊपर सबसे प्रमुख कोई एक मंत्री हुआ करता था, उन मंत्री को बोला करता था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को, यानी राजा को किसी से बात करनी है, वो किससे बात करेगा? अमात्य से ही बात करेगा। कहीं पर कुछ दुर्ग वगैरह का निर्माण करवाना है या फिर कहीं मंदिर वगैरह का निर्माण करवाना है, वो किसको आदेश देगा? अमात्य को। वो डायरेक्ट हर किसी मंत्री से नहीं मिलेगा। अगला नाम क्या है? संधि विग्रह। एक नाम है संधि, एक नाम है विग्रह। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। जो किसी देश के साथ में संबंध जोड़े भी और तोड़े भी। मैं कह सकता हूँ कि युद्ध एवं शांति का मंत्री मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है भाई, किसी देश के साथ में युद्ध करना है, इसका मतलब वहां से संबंध टूट रहे। किसी देश के साथ में शांति स्थापित करनी है यानी संधि करनी है, वहां क्या हो रही है? शांति हो रही है, यानी संबंध जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगला नाम क्या है? एक्सपर्ट। आजकल के अपने निर्मला सीतारमण, वो ये ध्यान रखे कि राजा की आय कितनी है और राजा का व्यय कितना है, यानी आय व्यय का अधिकारी। क्या कहलाता था? एक्सपर्टली कहलाता था। अगला नाम क्या है? विषगाधिराज। बेसिकली एक वर्ड होता है, वो वर्ड होता है भेषज। क्या वर्ड होता है? भेषज। भेषज का अर्थ होता है दवाई। राजा कहीं शिकार खेलने गए, चोट लग गई, राजा युद्ध के अंदर गए, चोट लग गई, घाव लग गया। अब राजा के लिए भेषज की व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता था? विषगाधिराज। तो मैं कह सकता हूँ राजवैद्य कौन था? राजवैद्य। अगला नाम क्या है? बंदीपति। इसका बेसिकली काम ये होता था गेट कीपर की तरह। जब भी राजा बाहर से अपने दरबार के अंदर आते तो फिर ये नारे लगाया करता था, श्री श्री 1008, एक लिंग दीवान मेवाड़ महाराणा अलग पधार रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि राजा की प्रशंसा करने वाला। अब देखो, ये तो हो गया इनका मतलब। अब बात आती है कि सर इनके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो, या तो फिर वो आपको कुछ स्टेटमेंट के अंदर पूछ लेगा कि संधि युद्ध एवं शांति के मंत्री को क्या कहा जाता था, या फिर वो इधर चार नाम दे देगा और इधर चार नाम ये दे देगा और कहेगा कि सुमेलित कीजिए। तो फिर आपको सुमेलित करने के अंदर भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको इन सबके नाम क्या करने, ध्यान रखने। अलर्ट वाकायदे इन सभी मंत्रियों के नाम भी देता है। वो बताता है कि मेरे अमात्य का नाम मम्मट है, मेरे संधि विग्रह का नाम जो है वो दुर्लभ राज है, मेरे एक्सपर्टली का नाम मयूर है, मेरे विषगाधिराज का नाम जो है वो नाग है, और मेरे बंदीपति का जो नाम है वो रुद्रादित्य है। अब देखो, ये हो गया भाई आपकी सारणेश्वर प्रशस्ति पूरी। तो एक बार देख लेते हैं कि सारणेश्वर प्रशस्ति क्या क्या जानकारी देती है। तो देखो, सबसे पहली ये प्रशस्ति जानकारी देती है कि अलर्ट ने जो है वो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर अलर्ट ने आहड़ के अंदर जो है वो भगवान विष्णु का एक मंदिर बनाया था, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरी, यह आहड़ की कर व्यवस्था की जानकारी देती है और एक नौकरशाही व्यवस्था की भी जानकारी देती है। और मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम किसी को नौकरशाही व्यवस्था शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है अपने मेवाड़ महाराणा अलर्ट को। अब इस प्रशस्ति के अंदर कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे अमात्य किसे कहा जाता था?
प्रधानमंत्री को। अगला नाम क्या है? संधि विग्रह किसे कहा जाता था? युद्ध एवं शांति के मंत्री को। अगला नाम क्या है? अक्सपाटली किसे कहा जाता था? आयव्यय के अधिकारी को। अगला नाम क्या है? विषगतिराज किसे कहा जाता था? राजवैद्य को। अगला नाम क्या है? बंदीपति किसे कहा जाता था? राजा की प्रशंसा करने वाले को या गेट कीपर को कहा जाता था। ये हो गई भाई आपकी सारणेश्वर प्रशस्ति पूरी। नेक्स्ट क्या था अलर्ट की जानकारी का स्रोत? वो था आपका सारणेश्वर शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। तो हेडिंग डाल लीजिए शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार। कब का है? तो ये है आपका 977 ईस्वी का। अब देखो ये भी अलर्ट के बारे में दो जानकारियां देता है। क्या क्या जानकारियां देता है? ये एक तो अलर्ट की माता के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? माता के बारे में। और माता का इसके अंदर नाम बताया गया है महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। दूसरा इसके अंदर अलर्ट की पत्नी के बारे में जानकारी, और पत्नी का जो नाम बताया गया है वो बताया गया है हरिया देवी। और इस हरिया देवी के बारे में बताया गया है कि एक हूण राजकुमारी थी। कौन सी राजकुमारी थी? हूण प्रिंसेस थी। और इस हरिया देवी ने मेवाड़ के अंदर एक गांव की स्थापना की थी। वो गांव था हर्षपुर नामक गांव की स्थापना। अब देखो तब बात आती है कि सर क्या इतिहास पढ़ने का मतलब ये है कि किसी की राजा रानियों के नाम पढ़ने, किसी की माता कौन थी, किसी की पत्नी कौन थी, ये पढ़ने का उद्देश्य नहीं। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य कतई नहीं है कि किसी की राजाओं की माता और उनकी पत्नियों के नाम पढ़ने। तो फिर बात आती है सर तो फिर हम इनको क्यों याद करें? तो फिर देखो इसके अंदर अलर्ट की माता का नाम बताया गया है महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। क्या नाम बताया गया? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। अपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूट बेसिकली दक्षिण भारत का वंश था, कर्नाटक महाराष्ट्र के अंदर। वो राष्ट्रकूटों की महान धरती है, इसलिए उस धरती का नाम पड़ा महाराष्ट्र। इसका मतलब अलर्ट मेवाड़ का राजा है। तो क्या अलर्ट के पिता महाराष्ट्र गए होंगे ब्याह करने के लिए? उस समय संचार और परिवहन के साधन थे, इतनी दूर शादी करना तो पॉसिबल था नहीं। तो फिर यह शादी कैसे हुई? तो फिर अपने कहते हैं कि राष्ट्रकूट थे बेसिकली दक्षिण भारत के, पर किसी टाइम वो उत्तर भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। उन दिनों उत्तर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर था, उस सेंटर का नाम था कन्नौज। और राष्ट्रकूट कन्नौज पर 2 बार कब्जा करने के अंदर सफल भी रहे, पर उनको बार बार कन्नौज छोड़ करके महाराष्ट्र जाना पड़ता था, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक पर्वतमाला जो है जो अलग करती है, उस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। आप उत्तर भारत के अंदर बैठ करके दक्षिण भारत कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दक्षिण भारत के अंदर बैठ करके उत्तर भारत कंट्रोल नहीं करते। पर जिन दिनों इन राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत कन्नौज पर अधिकार किया होगा, उन दिनों कुछ राष्ट्रकूट जो है वो राजस्थान की तरफ भी आए होंगे। भाई राष्ट्रकूटों का उत्तर भारत के अंदर कब्जा हो गया है तो फिर वो अपने आसपास के क्षेत्रों से टैक्स तो वसूल करेंगे। तो अपने राजस्थान की तरफ टैक्स वसूल करने के लिए कुछ राष्ट्रकूट आए होंगे। उनमें से किसी राष्ट्रकूटों की राजकुमारी रही होगी जिसका नाम था महालक्ष्मी। अलर्ट के पिता उससे शादी करते अलर्ट के पिता उससे क्या करते हैं? शादी करते हैं। इसका मतलब ये अभिलेख हमें एक साम्राज्य विस्तार की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? साम्राज्य विस्तार की। कि भाई राष्ट्रकूटों का राजस्थान की तरफ कब्जा था, यानी ये एक पॉलिटिकल जानकारी है। कौन सी जानकारी है? पॉलिटिकल जानकारी है। चलो ये तो बात समझ में आ गई कि सर चलो इससे तो ब्याह कर लिया हो।
हम ये क्यों पढ़े कि अल्लट की पत्नी का नाम हरिया देवी था जो एक हूणपुर राजकुमारी थी? अब देखो, हूण बेसिकली मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। इसका मतलब अल्लट मध्य एशिया गया होगा ब्याह करने के लिए? नहीं, अपने कहते हैं हूण अपने उधर आ गए, इधर आ गए थे। तो अब बात आती है कि सर हूण इधर आ भी गए होंगे, ब्याह भी कर लिया होगा, आप तो ये बताओ कि हम इसको क्यों पढ़े? इसमें एक बड़ी शानदार बात है, और वो बात ये है कि हूण बेसिकली थे मध्य एशिया के, पर वो अपने यहाँ पर आकर के भारत की संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति के अंदर मिल गए। ये भारतीय संस्कृति की महानता है कि जो कोई व्यक्ति बाहर से आया, हमने उसको अपने अंदर शामिल कर लिया। हम जब आगे एंशियंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि शक, हूण और कुषाण तीनों मध्य एशिया से आए थे और आकर के अपनी भारत की संस्कृति के अंदर मिल गए, और इस प्रकार से घुल मिल गए कि आज आप में से कोई भी एक व्यक्ति कह सकता है कि सर मुझे इस पर शक है कि ये हूण है, मुझे इस पर शक है कि ये कुषाण है, मुझे इस पर शक है कि ये शक है। नहीं कह सकते ना? इसका मतलब हमने उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, और वो आकर के हमारे अंदर इस प्रकार से घुल मिल गए कि आज हम उनका पता भी नहीं लगा सकते। यह भारतीय संस्कृति की महानता है कि बाहर से आने वाले तत्वों को इसने अपने अंदर शामिल कर लिया, और वे संस्कृतियां जो इस प्रकार की किसी बाहरी संस्कृति को अपने अंदर शामिल करने की शक्ति रखती है, या फिर किसी दूसरी संस्कृति को अपने अंदर मिला लेती है, उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखती, वो संस्कृतियां लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाती है। और वे संस्कृतियां जो किसी बाहरी संस्कृति को अपने अंदर शामिल नहीं करती, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, वो संस्कृतियां जल्दी समाप्त हो जाती है। तभी तो अल्लामा इकबाल कह के गए थे कि मिस्र, रोमा, यूनान सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे आज है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पढ़ते हैं कि हम पीपल पूजा किया करता थे, हम आज भी करते हैं। हम तब पढ़ते हैं कि हम पशु पूजा करते थे, हम आज भी करते हैं। हम तब पढ़ते हैं कि मातृ देवी की पूजा करते हैं, हम आज भी कर रहे हैं। इसका मतलब हम वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि अपनी संस्कृति ने बहुत सारी नई चीजें अपनाई है, आधुनिक भी हुई है, और ये जरूरी भी है किसी संस्कृति के लिए सर्वाइव करने के लिए कि वो अपने आप को समय के साथ में चेंज करती रहे। तो वैसे वैसे अपने हूण भी मध्य एशिया से आए और आकर के अपनी संस्कृति के अंदर मिल गए। कोई अपने से पूछे कि आपके पास में क्या उदाहरण है कि आपने उनको अंदर शामिल किया था, तो अपने पास में ये उदाहरण है कि हमने उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इसका मतलब ये अभिलेख हमें बताता है कि अपनी भारतीय संस्कृति बंद नहीं है, यानी अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर खुलापन का गुण है। किसका गुण है? खुलापन का गुण है। एक और बात, हूण बेसिकली थे मध्य एशिया के, और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और हूण जब भी किसी युद्ध के अंदर जाते वो नारा लगाते हर हर महादेव। ये हर हर महादेव का नारा ही हूणों का लाया हुआ है, और आज हम सब बोल रहे। इसका मतलब हम सब के अंदर थोड़े थोड़े किन के गुण है? हूणों के गुण है। इसका मतलब ये अभिलेख बताता है कि अपनी भारतीय संस्कृति का विस्तार जो है वो यहीं तक, केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि मध्य एशिया तक, अफगानिस्तान, ईरान, वहां तक था। भाई आज से 100 साल पहले तो पाकिस्तान के अंदर भी भगवान शिव की पूजा होती थी, उससे 100 साल पहले अफगानिस्तान में भी होती थी, उससे 100-200 साल पहले ईरान तक भी होती थी। इसका मतलब ये बताता है कि अपनी भारतीय संस्कृति का विस्तार मध्य एशिया तक था, यानी भगवान शिव की पूजा मध्य एशिया तक ही होती थी। और जैसे जैसे अपने हूण राजस्थान की तरफ आ गए, भारत में आ गए, तो राजस्थान की तरफ भी आ गए, और उन्हीं हूणों के अंदर कोई राजकुमारी रही होगी जिनका नाम था हरिया देवी। अल्लट उससे ब्याह करता है, ब्याह कर लेता है, और वो हरिया देवी जो है वो हर्षपुर नामक गांव की क्या करती है? स्थापना करती है। हर्ष जो है वो भगवान शिव का पर्यायवाची है। इसका मतलब उसने कौन सा गांव बसाया था? शिवपुर या हर्षपुर गांव बसाया था। तो ये हो गई भाई शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के बारे में जानकारी। हम तो शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख अल्लट के बारे में कितनी जानकारियां देता है? 2। एक तो अल्लट की माता के बारे में जानकारी देता है, माता का क्या नाम मिलता है? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। एक अल्लट की पत्नी का नाम क्या मिलता है? हरिया देवी, जो कि क्या थी? एक हूण राजकुमारी थी, और उसने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी।
तो ये हो गया भैया आपका अलर्ट कंप्लीट। एक बार अलर्ट का वापस रिवाइज कर देते हैं। अलर्ट का शासनकाल कब से कब तक है? 951 से 71। और मैं अब भी कह रहा हूं कि आपको राजाओं के शासनकाल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोई घटना देता है और अब वो क्वेश्चन पूछता है कि इस समय मेवाड़ का राजा कौन था। तो यदि आपको घटना भी याद है, घटना का सन भी याद है, लेकिन आपको राजाओं के शासनकाल याद नहीं है, तो फिर आप किस प्रकार से पता लगा पाओगे कि यह घटना उस राजा के शासनकाल की है? तो आपको अब जो है वो राजाओं के शासनकाल भी याद करने हैं। अलर्ट का अन्य नाम क्या है? आलू रावण। अलर्ट की जानकारी के अपने पास में कितने स्रोत है? 2 स्रोत है। पहला कौन सा? सारणेश्वर प्रशस्ति, कब की है? 953 ईस्वी। दूसरा कौन सा है? शक्ति कुमार का 8 अभिलेख, कब का है? 977 ईस्वी का है। अब देखो सारणेश्वर प्रशस्ति अलर्ट के बारे में क्या क्या जानकारी देती है? ये बताती है कि अलर्ट ने जो है वो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया, और आहड़ के अंदर भगवान विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरी, ये आहड़ की कर व्यवस्था की जानकारी देती है। और चौथी, ये आहड़ के अंदर नौकरशाही व्यवस्था की भी जानकारी देती है। और मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो की थी आपके अलर्ट ने। अब इस प्रशस्ति के अंदर कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे सबसे पहला अमात्य, किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। दूसरा संधि विग्रह, किसे कहा जाता था? युद्ध एवं शांति के मंत्री को। तीसरा अक्सपाटली, किसे कहा जाता था? आय व्यय के अधिकारी को। चौथा विषगाधिराज, किसे कहा जाता था? राजवैद्य को। पांचवा बंदीपति, किसे कहा जाता था? राजा की प्रशंसा करने वाले को। फिर शक्ति कुमार का 8 अभिलेख। ये अलर्ट के बारे में कितनी जानकारियां देता है? 2। क्या? पहले तो अलर्ट की माता की जानकारी देता है जो कि महालक्ष्मी राष्ट्रकूट थी। दूसरी, अलर्ट की पत्नी के बारे में जानकारी देता है जो कि हरिया देवी थी, और वो एक हूण राजकुमारी थी, और इसी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। अब देखो